महाराष्ट्र में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा है। राज्य की स्थिति धीरे धीरे खराब होती जा रही है, लेकिन उद्धव सरकार इस महामारी को रोकने के लिए जरूरी कदम नहीं उठा रही है। मुंबई सहित दूसरे शहरों में कोरोना के मामले पहले से और ज्यादा बढ़े हैं, जबकि उद्धव ठाकरे के दावे अलग ही हैं। अब महाराष्ट्र में कोरोना पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार कोविड-19 महामारी की भयावहता को दबा रही है और जिन संदिग्ध मरीजों में कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं, उनकी जांच कराने से मना कर रही है। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि राज्य में गठबंधन सरकार इस संकट की स्थिति से सही तरीके से नहीं निपट रही है, जिसकी प्रदेश के लोग भारी कीमत चुका रहे हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि तीनों दलों के बीच ना तो तालमेल है, ना ही राज्य सरकार के मंत्रियों के बीच किसी तरह का सामंजस्य है और लोग इसकी भारी कीमत चुका रहे हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार राज्य में कोविड-19 के पॉजिटिव मामलों की संख्या दबा रही है और उसने कोविड-19 के जिन संदिग्ध मरीजों में संक्रमण के लक्षण नजर नहीं आ रहे, उनकी जांच रोक दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस संकट की वास्तविक तस्वीर नहीं बता रही है। मुंबई के धारावी में संक्रमण के व्यापक रूप से फैलने का पर्याप्त सबूत होने का जिक्र करते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि वहां 200 मरीज हैं और करीब 2000 लोग ऐसे हैं जो उनके सीधे संपर्क में आए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन लोगों की जांच नहीं करा रही है और इलाके के लोगों की जान को खतरे में डाल रही। अब बीजेपी का आरोप कितना सही है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जिस तेजी से महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उससे उद्धव सरकार पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। महाराष्ट्र के पालघर में साधु की हत्या और उस पर मचा बवाल अभी शांत भी नहीं हुआ है कि यूपी में 2 साधुओं की हत्या का मामला गर्मा गया है। मामले पर कांग्रेस ने राजनीति शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में साधुओं की हत्या पर मौन धारण करने वाली कांग्रेस यूपी की बात आते ही हमलावर हो गई है। कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा ने यूपी में शासन प्रशासन पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने मामले पर ट्वीट कर सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर तीखा हमला बोला है, जबकि महाराष्ट्र की घटना पर गांधी और वाड्रा परिवार के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकले थे। सवाल है कि आखिर एक ही तरह की घटना पर कांग्रेस दोहरी राजनीति क्यों करती है। उधर पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मामले पर राजनीति नहीं करने की अपील की है और कहा कि इस समय किसी को भी इस मामले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। पूर्व सीएम ने कहा कि निष्पक्ष जांच करके पूरा सच प्रदेश के समक्ष लाना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। एसपी नेता अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मंदिर परिसर में 2 साधुओं की हत्या दुखद है। उधर मामले में अब शिवसेना भी कूद गई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने इस पूरी घटना को भयानक बताया है। उन्होंने ट्वीट किया कि घटना को सांप्रदायिक न बनाए, जिस तरह से कुछ लोगों ने पालघर मामले में करने की कोशिश की। हालांकि सत्या के पीछे किसका हाथ है और क्या इसका कनेक्शन महाराष्ट्र से है, सच तो जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन यूपी की बात आते ही मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। शिवसेना को कांग्रेस की बशाखी रास नहीं आ रही है और गाहे बगाहे शिवसेना नेता कांग्रेस पर ही हमला बोल रहे हैं। एक बार फिर शिवसेना सांसद संजय राउत के बयान पर बवाल मच सकता है। संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधने के बहाने कांग्रेस पर ही हमला बोल दिया है, जो शायद कांग्रेसियों को रास नहीं आएगा। दरअसल महाराष्ट्र में इन दिनों कुर्सी बचाने की राजनीतिक दांवपेच जारी है। उद्धव ठाकरे अभी तक किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं और राज्यपाल के भरोसे उनकी सीएम की कुर्सी टिकी हुई है। लेकिन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी चुप्पी साध रखी है, लिहाजा शिवसेना नेता बौखला गए हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को विधान परिषद के तौर पर मनोनीत करने के प्रस्ताव को अब तक राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिलने को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है।
राउत ने कहा कि बौखलाई विपक्षी पार्टी एक बात समझ ले कि महाराष्ट्र में ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना नीत गठबंधन सरकार 27 मई के बाद भी सत्ता में बनी रहेगी। शिवसेना के मुखपत्र सामना में प्रकाशित अपने साप्ताहिक लेख रोक टोक में राउत ने यह भी कहा कि केंद्र के राजनीतिक दल बीते 60 साल से उन राज्यों को कमजोर करने की रणनीति पर चलते रहे हैं जहां उनकी पार्टी की सरकार नहीं होती है और पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत इंदिरा गांधी ने 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों को गिरा दिया था। अब संजय राउत का इंदिरा गांधी को लेकर दिया बयान कांग्रेसियों को रास नहीं आएगा और हंगामा मचना तय है। इससे पहले भी संजय राउत ने एक बयान दिया था कि इंदिरा गांधी और डॉन करीम लाला के संबंध अच्छे थे और कई बार उन लोगों की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद काफी हो हंगामा होने के बाद राउत ने माफी मांगी थी और एक बार फिर राउत ने इंदिरा गांधी को ही निशाने पर लिया है। देखना होगा राउत के बयान पर शिवसेना गठबंधन किस ओर चलती है। शिवसेना और कांग्रेस में ऐसे तकरार गठबंधन सरकार की सेहत बिगाड़ सकती है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे सीएम रहेंगे या उन्हें इस्तीफा देना होगा, ये पूरी तरह राज्यपाल कोश्यारी के विवेक पर टिका है। लेकिन महाराष्ट्र बीजेपी के नेता जो संकेत दे रहे हैं उसके अनुसार सीएम उद्धव ठाकरे की राह मुश्किल होने वाली है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बीच सीएम उद्धव ठाकरे की कुर्सी बचाने की लड़ाई तेज हो गई है। शिवसेना नेता लगातार राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन राज्यपाल सुनने को तैयार नहीं है। इधर शिवसेना नेताओं में अब धीरे धीरे बेचैनी बढ़नी शुरू हो गई है। एक बार फिर राज्य मंत्रिमंडल ने विधान परिषद की खाली पड़ी 2 सीट में से 1 सीट पर मनोनीत करने की अपनी सिफारिश दोहराई है। मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से निवेदन किया गया है कि उद्धव ठाकरे को विधान परिषद का सदस्य जल्द ही मनोनीत किया जाए। इससे पहले शिवसेना सांसद संजय राउत भी बीजेपी और राज्यपाल पर निशाना साध चुके हैं। शिवसेना नेता चारों ओर से राज्यपाल पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन राज्यपाल अभी तक इस मामले पर कोई निर्णय नहीं लिए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस समय ना तो विधान परिषद के सदस्य हैं, ना ही विधानसभा के। अगर 27 मई से पहले वो इन दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं बन पाते तो राज्य में एक अभूतपूर्व राजनीतिक और असंवैधानिक संकट हो सकता है। संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। साथ ही राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार का पतन हो सकता है। इस राजनीतिक और संवैधानिक संकट को टालने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने गत 9 अप्रैल को राज्यपाल को यह प्रस्ताव भेजा था कि कोरोना वायरस की वजह से चुनाव आयोग ने विधान परिषद के चुनाव स्थगित कर दिए हैं, इसलिए उद्धव ठाकरे का निर्वाचन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में राज्यपाल द्वारा नामित होने वाली विधान परिषद की जो 2 सीटें खाली हैं, उनमें से 1 सीट पर राज्यपाल उद्धव ठाकरे को मनोनीत करें। हालांकि शिवसेना नेताओं की छटपटाहट का राज्यपाल पर अभी तक कोई असर नहीं हुआ है। अब देखना होगा कि उद्धव के भविष्य पर राज्यपाल कब फैसला लेते हैं। कांग्रेस कोरोना पर भले ही राजनीति चमकाने के लिए पीएम मोदी और केंद्र सरकार की बुराई कर रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर कोरोना पर पीएम की तैयारियों और उनके द्वारा लिए गए फैसलों से कांग्रेस भी खुश है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने सरकार की तारीफ की है। उन्होंने माना कि सरकार और मेडिकल स्टाफ बाकी दुनिया के मुकाबले भारत में अच्छा काम कर रहा है। कांग्रेस नेता चौधरी ने कहा कि अगर कोरोना संकट से भारत बाहर निकलता है तो ग्लोबल लीडर बन सकता है। अधीर रंजन चौधरी ने कोरोना वायरस और भारत पर बात करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में जहां 130 करोड़ आबादी है, वहां सरकार, राज्य सरकार, डॉक्टर और बाकी प्रतिष्ठानों ने अच्छा काम किया है। जब हम अमेरिका, यूरोप को देखते हैं तब पता चलता है कि हम उन लोगों से काफी आगे निकल चुके हैं। अगर इसी मौके को सही तरीके से हमने इस्तेमाल किया तो भारत आगे निकल जाएगा। आने वाले दिनों में भारत रैंकिंग में कहां से कहां पहुंच जाएगा। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेता अभी भी पीएम मोदी की कमियों को ढूंढने में लगे रहते हैं। इससे पहले कांग्रेस पार्टी वक्त वक्त पर सरकार की तैयारियों को नाकाफी बता चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर लॉकडाउन की तुलना नोटबंदी से भी की थी।
सोनिया ने शनिवार को लिखे पत्र में एमएसएमई सेक्टर की परेशानियों का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि इस सेक्टर का जीडीपी में योगदान 1/3 है और 11 करोड़ लोग काम करते हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि सरकार लॉकडाउन से कोरोना को सिर्फ रोक सकती है, उसे खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की कमी है। वहीं एक बार पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने पीएम की जमकर तारीफ की थी। कोरोना महामारी के बीच 2 राज्यों में साधुओं की हत्या पर बवाल मचा हुआ है। दोनों राज्यों में अलग अलग पार्टी की सरकार है, इसलिए सियासत भी शुरू हो गई है। अब लड़ाई हिंदुत्व का हिमायती बनने को लेकर है। उद्धव ठाकरे हिंदुत्व को अपना वोट बैंक मानते हैं, तो योगी बाबा हिंदुत्व का झंडा हमेशा बुलंद रखते हैं। इसीलिए हिंदुत्व को लेकर कौन आगे कौन पीछे वाली लड़ाई चल रही है। पालघर की घटना के 4 दिन बाद जहां यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को फोन किया था, वहीं महाराष्ट्र के सीएम ने बुलंदशहर मामले में घंटे भर में हिसाब बराबर कर लिया। ऐसे में साफ है कि दोनों नेताओं में हिंदुत्व का सिरमौर बनने की होड़ लगी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पालघर में 17 अप्रैल को 2 साधुओं समेत 3 लोगों की पीट कर हत्या के मामले में गुस्सा यूपी तक पहुंच गया था। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की थी और कार्रवाई की मांग की थी। इस बारे में योगी ने ट्वीट किया था। यूपी सीएम के इस ट्वीट के बाद हिंदुत्व को लेकर उनकी छवि और मजबूत हुई थी। वहीं हिंदू हृदय सम्राट की छवि वाले उद्धव ठाकरे को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा था। अब यूपी के बुलंदशहर में 2 साधुओं की हत्या का मामला जैसे ही मीडिया में सामने आया तो महाराष्ट्र के सीएम को पलटवार करने का मौका मिल गया। बुलंदशहर मामले में घंटे भर बाद ही उद्धव ठाकरे ने यूपी सीएम योगी को फोन मिलाया और 2 साधुओं की हत्या के मामले में चिंता जताई। वहीं शिवसेना यूपी का मामला सामने आने के बाद लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है। देश भर में फैले कोरोना वायरस पर अब सियासत शुरू हो गई है। दिल्ली में कोरोना के मामले ज्यादा हैं। ऐसे में आसपास के राज्य भी सतर्क हैं। इस बीच हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हरियाणा सरकार ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर कोरोना वायरस रोकने के उनके प्रयासों पर पानी फेरने का आरोप लगाया है। गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को वहां काम करने वाले लोगों के लिए वहीं रुकने का इंतजाम करना चाहिए, जिससे हरियाणा में कोरोना नहीं फैले। विज ने इस मामले में केजरीवाल सरकार को पत्र लिखकर राज्य में आने वाले यात्रियों को वहीं रोकने को कहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि हरियाणा में दिल्ली के कारण कोरोना वायरस के केस बढ़ रहे हैं। इस बीच हरियाणा ने सभी अंतर्राज्यीय सीमाओं, विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बॉर्डर को सील कर दिया है। झज्जर, गुड़गांव, फरीदाबाद और पलवल जिलों में पुलिस की बढ़ती तैनाती के अलावा वैध दस्तावेजों के साथ प्रवेश करने वालों से भी पूछताछ की जा रही है। अनिल विज ने केजरीवाल से हरियाणा और देश की राजधानी के बीच दैनिक यात्रियों को नियंत्रित करने की व्यवस्था करने को कहा। यहां तक कि उन्होंने दिल्ली सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि उनके कारण ही राज्य में तबलीगी जमात के लोग घुसे और राज्य में कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या बढ़ी। अनिल विज ने कहा कि हमने 120 तबलीगी की जांच की और उनका इलाज किया, जो नई दिल्ली से हरियाणा में आए थे। हालांकि इन सब के बीच केजरीवाल अपना ही गुनगा रहे हैं। उनके मुताबिक दिल्ली सरकार कोरोना को रोकने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास कर रही है और दिल्ली में स्थिति ठीक है, लेकिन राज्य में बढ़ते कोरोना के मामले कुछ और ही बयां कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।